जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिवर्सिटी अगेन। सो आज क्लास 11 की लीगल स्टडीज का ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो कि पहले से चल रहा है, 3 पार्ट हो चुके हैं, उसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि आपके जो बुक में चैप्टर में जो कंटेंट्स दिए हुए हैं उसमें पहले फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दिया हुआ है, उसके बाद ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट दिया है। बट मैंने एक चीज़ बोली थी आपसे पार्ट 1 में कि हम पहले ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को समझ लेंगे और उसको समझने के बाद हमें इजी होगा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट समझना। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं। ठीक है, और आप लोग इसको एक बार रिलेट भी करने की कोशिश करिएगा इस तरह से कि अगर हमने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पहले नहीं पढ़ा होता तो क्या हमें फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इस तरह से समझ में आता। ठीक है, जिससे आपको ये भी समझ में आएगा कि अगर मैंने कहा था ये बात तो उसके पीछे कोई लॉजिक था या नहीं था। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप लोग ये तो समझ चुके हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट एक ऐसा एजेंसी या बॉडी होती है जो एक स्टेट को या कंट्री को एडमिनिस्टर और रन करती है। ठीक है, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। डिटेल में हम लोग इन सबको समझ चुके हैं पिछले 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये गवर्नमेंट किस किस तरह से होती है। देखिए अंतर समझिएगा, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट किन किन तरह से हो सकती है, और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब होता है गवर्नमेंट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्म होता है गवर्नमेंट का उसको हम कहते हैं मोनार्की। मोनार्की, ठीक है, ये सबसे, इसको कहा जाता है इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या कहा जाता है इसको? ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओल्डेस्ट फॉर्म। ठीक है, क्या होता है मोनार्की? मोनार्की मतलब कि किसी एक इंसान में, किसी एक इंसान के अंदर सारी पावर्स होती हैं गवर्नमेंट को चलाने की। सिंपल, किसी एक इंसान के अंदर सारी पावर्स होती हैं गवर्नमेंट को चलाने की, और उसको हम कहते हैं मोनार्क। क्या कहते हैं? मोनार्क। ये वर्ड यहीं लिख देता हूं मैं, वो व्यक्ति होता है मोनार्क। ठीक है, इसको आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अपने दिमाग में इमेजिन करिए जो आप कहानियों में पढ़ते हैं या धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं या टीवी सीरियल्स, मूवीज में देखते हैं, पुराने जमाने की पीरियड फिल्म्स जो थी, हिस्टोरिकल, राजा महाराजाओं की। ठीक है, वो लोग जो भी होते थे वो मोनार्क होते थे। ठीक है, उन्हीं उसी को मोनार्की कहा जाता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मोनार्क सिर्फ पुराने जमाने में होते थे। ये मोनार्क नए जमाने में भी हो सकते हैं, मीन्स मॉडर्न टाइम्स में भी मोनार्क्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मोनार्क बनने के लिए 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? एक आपका तरीका हो सकता है हेरिडेटरी। ठीक है, हेरिडेटरी मतलब वंशानुगत। जैसे आज कोई राजा है तो कल उसका बेटा उसका राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। एक तो आपकी हेरिडेटरी हो सकती है। ठीक है, और दूसरा आपका हो सकता है इलेक्टिव। क्या? इलेक्टिव। इलेक्टिव मतलब कि उसको या तो पूरे स्टेट की जनता या कुछ लोग मिलकर, जैसे भी हो, कुछ किसी इलेक्टिव मेथड से उसको चूज किया जाए कि हाँ अब अगला राजा ये होगा या अगला मोनार्क ये होगा। ठीक है, दोनों तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेरिडेटरी ही होता है। ये इलेक्टिव फॉर्म में भी मोनार्की चलती है कि हाँ जिसको भी चूज किया, लेकिन अगर वो राजा है, अगर वो रूलर है, तो सारा अथॉरिटी उस व्यक्ति के हाथ में होता है इन सिंगल हैंड्स। अब हम किस अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, यहीं पे आपको समझ में आएगा कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट मैंने पहले क्यों पढ़ाया था। यहां पे क्या होता है? होल अथॉरिटी, होल अथॉरिटी इन सिंगल हैंड, इन सिंगल हैंड। ठीक है, अब इसको बहुत आसानी से समझना है तो कौन सी 3 अथॉरिटीज? वो 3 अथॉरिटीज आपकी होंगी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। एंड जुडिशियरी, सिंपल। ये 3 जो ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है,
ये ऐसा नहीं कि कोई नया कंसेप्ट बनाया गया है जो मॉडर्न डेज में बनाया गया है। ये कंसेप्ट हमेशा से था कि एक रूलिंग बॉडी का या एक रूलिंग इंडिविजुअल के ये 3 काम होते हैं: कानून बनाना, कानून का पालन करवाना, इम्प्लीमेंटेशन, लेजिस्लेशन, इम्प्लीमेंटेशन और रिव्यू, दंड देना और ये देखना कि कानून सही है या गलत है। तो मोनार्की में क्या होता है कि ये तीनों चीजें एक ही व्यक्ति के हाथ में होती हैं, एक ही व्यक्ति के हाथ में होती हैं। वही कानून बनाएगा, वही कानून इम्प्लीमेंट करेगा और वही दंड भी देगा। मेरा वचन ही है शासन। ठीक है, माहिष्मती वाली जो महारानी थी, शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट गुड एट मूवीज, बट जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो ये होती है आपकी मोनार्की। ठीक है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कही जाती है। जो मोनार्क होता है, जो रूलर होता है, वो मोनार्क होता है। ये हेरिडेटरी भी हो सकता है, इलेक्टिव भी हो सकता है, और होल अथॉरिटी इज इन सिंगल हैंड्स, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, ये सिस्टम है। ये पहले के जमाने में तो सिर्फ यही चलता था। अब मॉडर्न टाइम्स में ये कहीं नहीं रह गया है। ठीक है, सारी कंट्रीज में बहुत कुछ, थोड़ी बहुत कंट्रीज हैं, जैसे आपकी कुछ गल्फ कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज, जैसे आपका ओमान हो गया, दुबई हो गया, सऊदी हो गया। वहां पे भी वो प्रिंस और वो उनका सिस्टम चलता है जो कि हेरिडेटरी चल रहा है उनके यहाँ। कुछ कंट्रीज में इलेक्टिव भी चलता है, बट वो मोनार्क्स हैं, सब कुछ उनके हाथ में है। ठीक है, अलग अलग एजेंसीज भी हैं, बट वो सारे उनके आदेश पे ही चलती हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक फॉर्म जिसको हम कहते हैं मोनार्की। ठीक, चलिए आते हैं दूसरे फॉर्म में कि दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। ये होता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? ये 2 वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, आपका एक वर्ड तो है एरिस्टो और दूसरा है क्रेसी। एरिस्टो मतलब होता है ग्रुप ऑफ या द बेस्ट अमंग द मासेस, ऐसे इसका मतलब होता है। ये क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है? देखिए, मोनार्की से थोड़ा सा डिफरेंट किया गया। मोनार्की में प्रॉब्लम्स क्या थी कि एक व्यक्ति के हाथ में इतनी अनलिमिटेड पावर हो जाती थी कि वो निरंकुश हो जाता था, एकदम कहते हैं ना उसको, सत्ता के नशे में चूर होना। ठीक है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एन इंडिविजुअल, ऐसे करके बहुत सारी सेइंग्स हैं, दैट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स अ पर्सन। तो एब्सोल्यूट पावर इन लोगों के हाथ में होती थी, करप्ट हो जाते थे। आपने बहुत सारे कहानियां वगैरह, फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि किस तरह से राजा से जनता परेशान है, त्राहिमाम हो रहा है, वो सब परेशानियां आने लगी। तो ये सिस्टम डिवाइस किया गया एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है रूल बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, रूल बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, रूल बाय अ ग्रुप। एक समूह बनाया जाता था, एक समूह होता था और वो सब लोग मिलकर सारे डिसीजंस लेते थे। ठीक, अब यहाँ भी सारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो आपके फंक्शंस हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो इनके हाथ में है, लेकिन क्या है, ग्रुप के हाथ में है। किसके हाथ में है? ग्रुप के हाथ में है। ठीक है, और ये ग्रुप कौन हो सकता था? ये ग्रुप में आपका एब्सोल्यूट रूलर प्लस प्रीस्ट भी होते थे, प्लस कुछ आर्मी के ऑफिसर्स जो अच्छे पोस्ट पे होते थे, जनरल वगैरह, या कोई बहुत वॉरियर अच्छा है अपार्ट फ्रॉम एवरीबडी है, जैसे नाइट्स वगैरह होते थे आपके उसमें, यूरोपियन कल्चर में या हमारे इंडियन में जो महारथी वगैरह योद्धा टाइप के होते थे लोग, या आज के ज़माने में अगर आप ले लें तो जनरल, ब्रिगेडियर रैंक के लोग, ऐसे लोग, और कुछ वेल्दी पर्सन्स, अंबानी टाइप के लोग, है ना, कि उनको भी रखा जाए इसमें अच्छा लगने के लिए। थोड़ा पैसा वैसा कहाँ से आएगा भाई, तो ये लोग लेकर आएंगे। तो रूल बाय ए ग्रुप, और ग्रुप ऐसे लोगों का हो सकता था, और इनके पास था कि ग्रुप के पास सारी अथॉरिटीज थी। ठीक, कौन कौन सी अथॉरिटी? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों ये लोग फॉलो करते थे। ठीक है, और ऑब्वियसली दिस पीपल वर ऑलवेज इलेक्टेड, अब वो इलेक्शन का मेथड अलग अलग हो सकता है, कोई जनता से इलेक्शन कराइए या वो इलेक्शन भी कुछ खास लोगों से करवाइए, जैसे भी करवाइए, उससे मतलब नहीं था, इलेक्टेड ही होते थे, क्योंकि इसमें हेरिडेटरी हो ही नहीं सकता। एक ग्रुप आप हेरिडेटरी नहीं बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि लोग यहाँ से आते थे, है ना। तो ये सिस्टम था इनका एरिस्टोक्रेसी का। एरिस्टोक्रेसी मतलब अ गवर्नमेंट वेयर
अ ग्रुप ऑफ पीपल टेक डिसीजंस, और ग्रुप, और ऐसे कह सकते हैं द पावर इज इन हैंड्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। वो ग्रुप ये लोग हो सकते हैं, इनके पास ये तीनों अथॉरिटीज होती थी, और ये जनरली इलेक्टेड ही होते थे। कई बार ये ऑटोमेटिक भी हो जाते थे, देखिए ऑटोमेटिक भी हो सकते हैं। उस स्टेट का जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी का प्रीस्ट होगा वो ऑटोमेटिक चला गया, हाईएस्ट आर्मी ऑफिसर अगर ऑटोमेटिक चला गया, वेल्दी व्यक्ति जो वो भी ऑटोमेटिक चला गया। अब यहाँ पे अगर कोई कंफ्लिक्ट आ गया कि हम भी वेल्दी हैं तुम भी वेल्दी हो, तो कौन जाएगा भाई उसमें ग्रुप में, तो उसके लिए फिर इलेक्शन हो जाएगा कि चलो भाई कौन जाता है। ये इसका मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि इलेक्टेड का क्या मतलब है। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म हो गई हमारी एरिस्टोक्रेसी की। चलिए ये भी ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरे फॉर्म में, जो होती है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप, देखिए डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही, डिक्टेट करना। ठीक है, ये कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है मोनार्की और डिक्टेटरशिप में कि ये एक ही चीज है, लेकिन ये एक चीज नहीं होती है। देखिए क्यों एक नहीं होती है। मोनार्की या तो हेरिडेटरी होगी या तो इलेक्टेड होगा। ठीक है, मतलब या तो उसके पिता राजा रहे होंगे इसलिए राजा बना, या तो जनता ने मिलकर उसको राजा बना दिया कि चलिए आज से आप हमारे राजा, सारी अथॉरिटी आपके पास। राइट, यहां भी डिक्टेटर सिंगल होता है, एब्सोल्यूट पावर इज इन वन हैंड। यहां चलिए लिखते चले, एब्सोल्यूट पावर इज इन वन हैंड, सिंगल हैंड अथॉरिटी, सिंगल हैंड अथॉरिटी, मतलब सारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सब इनके हाथ में है। इसीलिए लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिक्टेटरशिप और मोनार्की एक ही चीज तो है। नहीं, एक ही चीज नहीं है। एक और चीज जान लीजिए, एक मोनार्क अगर डेस्पोटिक हो जाता है, डेस्पोटिक मतलब होता है, एक वर्ड है जिसको आप लोग जानते रहिए, अच्छा वर्ड है इंग्लिश का, डेस्पोटिक। इसी का एक फॉर्म होता है डेस्पोटिज्म। इसका मतलब होता है निरंकुश होना, किसी के कहने में नहीं रहना, अपने मन से उल्टे सीधे रूल्स बनाना, ये सब करना। एक मोनार्क अगर डेस्पोटिक हो जाता है तो डिक्टेटर नहीं कहलाएगा फिर भी। ठीक है, वहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अत्याचारी राजा क्या तानाशाह है। नहीं, अत्याचारी राजा तानाशाह नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका राजा बनने का तरीका जो था वो अलग था। वो या तो अपने पिता से विरासत में राजा बना है, या तो जनता ने उसको चुन दिया है। ठीक है, तानाशाह क्या होता है, ये बाई फोर्स बनते हैं, बाई फोर्स। अब ये फोर्स कैसे भी यूज कर सकते हैं, या तो जो राजा है उसको हटा के राजगद्दी पे बैठ गए, ठीक है, या जनता से जबरदस्ती करके कहा कि नहीं कल से तुम्हारा राजा मैं ही हूं, अगर इलेक्टेड वाला सिस्टम चल रहा है तो वहां जनता से जबरदस्ती कंसेंट ले लेना। ठीक है, बाई फोर्स, और बाई फोर्स ही रखेंगे, कंसेंट भी बाई फोर्स ही होता है। ठीक है, तो कुल मिला के समझिए आप सिंपली, ये बाई फोर्स बनते हैं, डिक्टेटर्स होते हैं। बाकी सब वही है, सिंगल हैंड अथॉरिटी, बाई फोर्स बनते हैं, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एब्सोल्यूट अथॉरिटी। ठीक है, ये आपका होता है डिक्टेटरशिप का मतलब। जो आपका नॉर्थ कोरिया आज का अच्छा एग्जांपल है, नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप चल रही है। ठीक है, हालांकि उसको वो जो वहां के किम जोंग उन है वो उसको मोनार्की दिखाता है क्योंकि उसके दादा और बाप भी रह चुके हैं, बट वो ऐसा है नहीं क्योंकि अब जनता उसको नहीं चाहती है। अब बीच में जनता नहीं चाहती थी, बीच में काफी विद्रोह हुए, बट उन विद्रोहों को बुरी तरह से दबा दिया गया। वही जो फोर्स यूज हुआ कि नहीं हम ही राजा रहेंगे, तो वो लोग तानाशाह बन गए थे। ठीक है, तो ये होती है आपकी डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हैं, हिटलर का नाम आपने सुना होगा, हिटलर भी डिक्टेटर था। ठीक है, ना उसके घर से कोई राजा था, ना ही जनता ने उसको चुना था। ठीक है, उसने बाई फोर्स जो है अपने को वहां का जर्मनी का रूलर घोषित कर लिया था अपने ताकत के बल पे, इसलिए उसको भी डिक्टेटर बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम चौथे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे, जो आप लोग कई बार सुने होंगे, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ठीक है। हाँ, एक काम आपको और करना है, आप जब बुक रेफर करेंगे इस टॉपिक पे तो आपको हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कुछ लोगों के डेफिनेशंस मिल जाएंगे, इनके हिसाब से ये डेफिनेशन, उनके हिसाब से वो डेफिनेशन है। उसको आप चाहें तो आप मगअप कर सकते हैं, रट सकते हैं, आप अपने एग्जामिनेशन में उसको कोट कर सकते हैं। और अगर आप यू आर फीलिंग दैट मैं रटने में अच्छा नहीं हूँ या नहीं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो आपको इसलिए कंसेप्ट यहाँ पे समझाया जा रहा है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है।
ठीक है। बाकी कुछ बार ऐसा भी आप कर सकते हैं कि रिकमेंडेड नहीं है, बीइंग अ टीचर आई शुड नॉट से दिस, बट स्टिल कि अगर आप अपने आंसर को ब्यूटीफुल दिखाना चाहते हैं तो किसी का नाम कोट करके, ठीक है, 2-4 वर्ड अगर आपको ना याद आए तो आप मिस भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आप एग्जैक्टली एक एक वर्ड और एक कॉमा तक लगाएंगे, ठीक है। उनको दिख गया कि हाँ इन्होंने इनके हिसाब से डेफिनेशन लिखी है और कुछ मिलता जुलता है, 60-70% भी मिलता जुलता रहता है, तो मान लिया जाता है कि बच्चे ने अच्छा कोट किया है। बाकी आप चाहे तो जनरल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं, रटने का काम आप लोग अपने स्तर पे कर लीजिएगा। अब आते हैं हम डेमोक्रेसी पे। डेमो मतलब होता है पीपल, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, लोगों की गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपने बचपन की छोटे क्लासेस में अपने इसके बारे में पढ़ा होगा, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। बाय, फॉर एंड ऑफ क्या मतलब होता है इसका? लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा बनाई गई सरकार है और लोगों के लिए सरकार है। मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये सब कुछ किसके सेंट्रिक है? जनता के सेंट्रिक है, सिटीजन्स के सेंट्रिक है, स्टेट के सेंट्रिक है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम डेमोक्रेसी, ठीक है। अब क्या होता है इसमें? इसमें आपकी जो बेसिकली अगर आपको डेमोक्रेसी समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर यही है, बाई, गवर्नमेंट बाई द पीपल, ठीक। अब गवर्नमेंट का सबसे पहला काम क्या आता है? लेजिस्लेशन करना, रूल बनाना, ठीक है। लेजिस्लेशन, ठीक। अब ये लेजिस्लेशन जो है मतलब कानून बनाना या किसी मुद्दे पर ये आना कि हाँ एवरीबडी इज अग्रीड और नॉट, ठीक है। यही काम कैसे होगा? ये काम कैसे होगा, इसी बेसिस पे डेमोक्रेसी को 2 पार्ट में बांटा गया है। डेमोक्रेसी को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। कौन कौन से 2 पार्ट आते हैं भाई? एक को कहा जाता है प्योर डेमोक्रेसी और दूसरे को कहा जाता है इम्प्योर डेमोक्रेसी। प्योर को ही कहा जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इस इम्प्योर को कहा जाता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्योर डेमोक्रेसी एंड इम्प्योर डेमोक्रेसी। अब इनमें अंतर क्या होता है समझ लेते हैं। यहाँ क्या होता है, ये इसका मतलब यही लेजिस्लेशन जो होता है डायरेक्टली बाई पीपल, डायरेक्टली बाई पीपल। मतलब कोई कानून बनाना है, किसी नियम पे ये जानना है कि सब लोग अग्रीड हैं कि नहीं है, पूरे देश की जनता इस पे साथ में है कि नहीं है, तो सबको एक जगह कहीं बुला लिया जाएगा, सभी को, सारे सिटीजन्स को, ठीक है। और वहां पे वो पॉइंट रखा जाएगा कि भाई हम ऐसा सोच रहे हैं, क्या ऐसा किया जाए? हम चाह रहे हैं कि सारे टैक्सेस को खत्म करके 1 नेशन 1 टैक्स बनाए, जीएसटी। तो ऐसा किया जाए क्या? तो सारी जो मौजूद जनता है उसमें 50% से ज्यादा लोग अगर अग्री कर जाएंगे तो ठीक है, 50% से कम अग्री किए तो नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। तो ऐसी चीजों में इसको कहते हैं प्योर डेमोक्रेसी या डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, कि विल ऑफ स्टेट डायरेक्टली पीपल बता रहे हैं, ये होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस मॉडर्न डेज में खासकर, और बड़े बड़े पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं हमारे वर्ल्ड में, इंडिया है, चाइना है, ब्राजील है, आपका यूएसए है, ठीक है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ इनको एक साथ बुला पाएंगे? एक शहर के लोगों को तो बुला नहीं पाएंगे हम, इंडिया की अगर बात करें। पूरे कंट्री के लोगों से तो रेफरेंडम करा पाना, मतलब डिसीजन बनवा पाना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है ये, ठीक। तो भाई कैसे हो? क्योंकि शुरुआत में तो डेमोक्रेसी आई तो ऐसे ही काम चलता था, ठीक है। रोमन्स वगैरह के टाइम पर, ग्रीस का जब टाइम था उसमें ऐसे ही काम चलता था। जब डेमोक्रेसी आई ये प्रॉब्लम आने लगी कि यार कैसे किया जाए, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, तो ये तरीका लाया गया इम्प्योर या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का। इसमें क्या होता है, बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स, बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक। मतलब जनता तो एक साथ आ नहीं पाएगी एक जगह, तो जनता चुन के भेज देती है। जैसे आपके सिटी की जनता जो होगी, जो भी आपकी सिटी है, ठीक है, उस सिटी की जनता चुन के भेज देगी कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव ये है। उसको नेशनल लेवल पे एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही हमारा सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है लेजिस्लेशन का। और वो व्यक्ति वहां पर एक वोट अपना फॉर में या अगेंस्ट में डालता है किसी भी नियम पे, और मान लिया जाता है कि उस शहर के सभी लोग फॉर में है या अगेंस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि आप लोग
दिल्ली की सॉरी लखनऊ की बात कर लेते हैं, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, अब लखनऊ का जो भी एमपी होगा पार्लियामेंट में बैठा है, उसके वोट को फॉर या अगेंस्ट को ये मान लिया जाएगा कि लखनऊ की जनता इसके फॉर है या अगेंस्ट है। लखनऊ की जनता तो कुछ कह नहीं रही है वहां पे, लेकिन उनके द्वारा चुना गया व्यक्ति वो बात कह रहा है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके द्वारा वहां पे डिसीजंस लिए जाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल हु हैव इलेक्टेड हिम और हर एंड सेंट टू द लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस हो गया प्योर और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज का। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है, तो बिल्कुल सही से समझ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक, अब इसी डेमोक्रेसी में आपके दो सब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स आती हैं। क्या आती हैं? दो गवर्नमेंट्स आती हैं आपकी सब टाइप। सब टाइप बोलते हैं, डेमोक्रेसी की सब टाइप्स होती हैं, उनको आप कह सकते हैं 4A और दूसरा वाला होगा 4B। 4A क्या होता है? पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल वर्सेस प्रेसिडेंशियल, दो तरह के फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पाए जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझ लेते हैं हम। जिस भी कंट्री में आपको दिखे कि पार्लियामेंट एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब प्रेसिडेंट होगा तो, बट ये एब्सोल्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ क्या कहलाएगा? नॉमिनल हेड। ठीक है, क्या कहलाएगा? नॉमिनल हेड, ओनली नॉमिनल हेड। तो वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट के पास सारे अधिकार होते हैं, ठीक, कानून बनाने के और उसको बाकी डिसीजंस वगैरह लेने के। प्रेसिडेंट सिर्फ एक नॉमिनल हेड होता है जो कि उसको अपना कंसेंट देता है, असेंट देता है। जैसे हमारे इंडिया में है, प्रेसिडेंट कहने को तो बहुत ऊपर की पद्धति है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री कहे जाते हैं या कही जाती हैं, लेकिन उनकी असल में अगर हम बात करें, कागजों को हटा दें, तो उनकी कोई भी बहुत ज्यादा चलती नहीं है। ठीक है, नॉमिनल हेड यहाँ पर वो है। और यहाँ पे एब्सोल्यूट अथॉरिटी किसके पास होती है? वो होती है एग्जीक्यूटिव हेड के अंदर, एग्जीक्यूटिव हेड, जो कि उन कंट्रीज में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, जो कि पार्लियामेंट का मेंबर होता है। ठीक, समझ में आ गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट के हाथ में एब्सोल्यूट पावर होती है। प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल हेड कहा जाता है, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव हेड पीएम होता है। और असल में पावर्स लाई करती हैं एग्जीक्यूटिव हेड के हाथ में, ना कि नॉमिनल हेड के हाथ में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए, अब इसके बाद समझते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। हमारे इंडिया, यूके, ये सब अच्छे एग्जांपल्स हैं आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? आपका एब्सोल्यूट पावर यहाँ प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट ही आपका नॉमिनल हेड भी होता है और एग्जीक्यूटिव हेड भी होता है, दोनों होता है। और ये डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। क्या होता है? डायरेक्टली इलेक्टेड। जनता चुनावों में भाग लेकर के डायरेक्टली चुनती है अपने प्रेसिडेंट को। हाँ, एक और चीज ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट्री में प्रेसिडेंट जो होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, प्रेसिडेंट के चुनाव में कोई वोट करते हैं? कोई नहीं करता है, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो जाते हैं। हम जिनको चुनते हैं वो प्रेसिडेंट चुनते हैं। ठीक, तो ये भी पॉइंट रख लीजिएगा कि पार्लियामेंट्री में क्या होता है? प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड के पास ज्यादा पावर होती है जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि प्रेसिडेंट ही नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव दोनों हेड होता है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स होती हैं और वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। ठीक, चलिए, तो ये आपकी एक हो गया 4A। यूएस से आपका अच्छा एग्जांपल है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। अब हम आते हैं 4B, यूनिटरी एंड फेडरल। यूनिटरी एंड फेडरल। ठीक, देखिए इसको बहुत आसानी से समझ लेते हैं दो लाइन में सिर्फ। हर कंट्री अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है, प्रोविंसेस कहते हैं जिनको हम, राज्य हिंदी में। जैसे हमारी इंडिया
स्टेट्स में डिवाइडेड है, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, ऐसे करके, वैसे हर कंट्री डिवाइडेड होती है। तो जिन कंट्रीज में एब्सोल्यूट पावर्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, उनको हम कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये यहाँ से कुछ पावर्स डेलीगेट करती हैं। डेलीगेट वर्ड का मतलब होता है अपने हिसाब से कुछ पावर्स देती हैं, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। सिंपल। बाकी कहीं कानून में नहीं लिखा होता है कि इनके पास क्या क्या अधिकार होंगे। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट में अधिकार दे दिया उतना अधिकार ये करेंगे। एब्सोल्यूट पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, मतलब एक ही सरकार होती है, इसलिए यूनिटरी बोलते हैं। फेडरल में क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, आती वहां उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ डेलीगेशन का काम नहीं होता है। डेलीगेशन का काम नहीं होता है। यहाँ पे रूल बुक्स में लिखा हुआ है कि इनके पास क्या पावर रहेगा और इनके पास क्या पावर रहेगा, दोनों पैरेलल पे काम करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? फेडरल गवर्नमेंट। हमारी इंडिया भी फेडरेशन फॉलो करती है, यूएसए अच्छा एग्जाम्पल है फेडरेशन का, ठीक है। चाइना को आप ले सकते हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रशिया यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मॉडल फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इन्हीं में एक चीज और बता देता हूं आपको मैं। एक वर्ड होता है यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल। ठीक, यूनि मतलब होता है वन और बाई मतलब होता है टू। ये वर्ड कहाँ यूज होता है? ये वर्ड यूज होता है लेजिस्लेचर्स के हाउसेस के लिए। अपने इंडिया के एग्जांपल से समझते हैं हम। हमारा पार्लियामेंट हमारा यूनियन लेजिस्लेचर है, ठीक है। और हर स्टेट में भी हमारे लेजिस्लेचर्स होते हैं जिनको हम स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, ठीक। हमारे स्टेट्स के जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसको हम स्टेट लेजिस्लेचर्स बोलते हैं, और हमारे सेंटर में जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई लेजिस्लेटिव बॉडी सिर्फ एक हाउस होता है उसमें, तो उसको हम यूनिकैमरल बोलते हैं, और जब दो हाउसेज होते हैं तो उसको हम बाइकैमरल बोलते हैं, ठीक। यूनिकैमरल में सिर्फ आपका एक सिंगल हाउस होता है। जैसे हमारी कंट्री में हम सेंटर की बात करें तो हमारा लोअर हाउस या लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल, ये तीन नाम हैं। और जब हम दूसरे हाउस की बात करते हैं, जो हमारा दूसरा हाउस जहां पे हम बाइकैमरल बन जाते हैं, तो वहां पर आपका आ जाता है अपर हाउस या राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर कोई कंट्री यूनिकैमरल है तो वहां पे सिर्फ आपको इतना दिखेगा, और अगर वो कंट्री बाइकैमरल है तो ये दोनों दिखेंगे आपको, दोनों हाउसेस दिखेंगे वहां पर। इसी तरह स्टेट्स में भी होता है, लोअर हाउस अपर हाउस, अगर दोनों हाउसेज हैं। और हमारे स्टेट में नाम थोड़े उनके अलग होते हैं, ये कभी और डिस्कस किया जाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली होती है लोअर हाउस इस साइड में, जो कि अगर एक होगी तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और दो होंगे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आ जाता है। यहाँ भी समझिए आप, अगर सिर्फ एक हाउस होगा तो ये जरूरी है हाउस ऑफ पीपल, जहाँ पे लोग डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल होते हैं, डायरेक्टली, और ये वाले इनडायरेक्टली होते हैं, ये इनडायरेक्टली होते हैं, ठीक है। तो जहां भी एक हाउस होगा किसी स्टेट में या कंट्री की भी बात कर लें, तो ये हाउस जरूर होगा जहाँ पे लोग जनता द्वारा डायरेक्ट चुन के जाएंगे। और अगर दो हाउस की बात आएगी तब ये इनडायरेक्टली वाला बनता है। डायरेक्टली मतलब होता है कि यही जो हमारे चुने हुए लोग हैं ये इनको चुन लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका यूनिकैमरल और बाइकैमरल लेजिस्लेशन। बस इसमें इसी टॉपिक में आपको समझना था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ही इसको बता दिया, ठीक है। तो अब हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से आगे के चैप्टर्स पे प्रोसीड करेंगे। आप इसको देखिए, समझिए, बुक को भी रेफर करिए साथ में। स्टिल कोई डाउट रहता है, अगेन द सेम सजेशन दैट आप कमेंट में आप उस चीज़ को पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद एवरीवन।